दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे वीडियो सह्याद्री अकेडमी पर। पिछले वीडियो तक हम सबने जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में काफी हद तक पढ़ लिया था, जिसमें उसके द्वारा किया गया सैन्य सुधार, उसका पूरा बैकग्राउंड, कहाँ से उसने सत्ता हासिल की थी, इत्यादि चीजों के बारे में अध्ययन किया था। आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि इसके द्वारा क्या क्या आर्थिक सुधार किए गए थे। तो पहले तो कुछ थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने आर्थिक सुधारों की तरफ खास तौर से भू राजस्व सुधार, आर्थिक सुधार और भू राजस्व सुधार, आर्थिक सुधारों के अंतर्गत बाजार सुधार, इसके विषय में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सबसे पहले काम किया था तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने काम किया था। अब चर्चा आती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये क्यों किया या इस चीज की जरूरत क्यों आन पड़ी। तो जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने एक स्थायी सेना रखी थी और वर्ष भर वो सेना अपने कार्यों में लगी रहती थी। तो यहीं से थोड़ी सी एक जरूरत महसूस हुई, क्योंकि अगर कोई सैनिक लगातार सेना के कार्यों में लगा रहेगा तो वो किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत कार्य जैसे कृषि कार्य अनेक कार्य नहीं कर सकता है, तो उसको भी कुछ वेतन चाहिए। तो पहले जागीरें मिल जाती थी, उस पर कृषि कार्य से वो अपना खर्चे वहन कर लेता था। लेकिन जब वेतन देने की शुरुआत हुई तो वेतन जो रुपए की तरह दिया जाता था एक मुद्रा के रूप में, तो उसको खर्च कहाँ किया जाए, इसके लिए बाजार का होना जरूरी था। अब बाजार होना चाहिए तो कितने रुपए के वेतन यानी कितनी मुद्रा में कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में प्राप्त हो, इस चीज के लिए बाजार की एक समुचित व्यवस्था होना अत्यंत आवश्यक था। तो कहीं ना कहीं एक कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो इन सब चीजों की आवश्यकता महसूस हुई, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को सैन्य सुधार के साथ साथ आर्थिक सुधार भी करने पड़े थे। तो इसी में आज चर्चा करते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने आर्थिक एवं राजस्व सुधार के कार्य सबसे पहले किए थे। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। पहले इसने किए, इसके पश्चात धीरे धीरे अन्य राजाओं ने इसमें कुछ और सुधार किए, कुछ नई चीजें जोड़ी, कुछ नई तरीके नई पद्धतियां आई, लेकिन पहला राजा अलाउद्दीन खिलजी ही था जिसने इस क्षेत्र में कोई कार्य किया। तो आर्थिक सुधारों के अंतर्गत इसने दो प्रमुख सुधार किए, एक बाजार सुधार और भू राजस्व सुधार। तो पहले हम चर्चा करते हैं बाजार सुधार में। बाजार सुधार सबसे पहले इसने वस्तुओं के मूल्य निर्धारण की प्रणाली की शुरुआत की। इसकी जरूरत इसीलिए हुई कि आखिर इस जो भी इस समय मुद्रा टंका या जीतल के रूप में चल रही थी, तो एक टंका में कितनी मात्रा में गेहूं दिया जाए, कितनी मात्रा में चावल दिया जाए, कितनी मात्रा में अन्य खाद्य पदार्थ दिए जाए, या जिन भी वस्तुओं का क्रय विक्रय होना था उनकी मुद्रा का रेट निर्धारण किया गया। क्योंकि अभी तक लोग इसके विषय में जानते नहीं थे, तो किसी को पता नहीं होता था कौन फायदे में है कौन नुकसान में है, तो किसी को कोई विशेष नुकसान या लाभ ना हो, इस चीज के लिए मूल्य निर्धारण प्रणाली की शुरुआत की थी। दूसरा है कि इसने राशन व्यवस्था की शुरुआत की थी, क्योंकि जो भी लोग वेतन भोगी थे उनको राशन पहुंचाया जाए राज्य सरकार की तरफ से, जैसे कि आज के समय में भी चलता है। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राशन व्यवस्था की शुरुआत की थी। अगला पॉइंट है, जब इसने बाजार बनवाया तो बाजार पर एक नियंत्रण बना रहे सरकारी, ज्यादा किसी का नुकसान ना हो, कुछ लोग चोरी ना करें, कुछ लोग किसी का बट्टा ना लगाएं, इत्यादि सुव्यवस्था बनी रहे। इन चीजों की देखभाल के लिए इसने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की। तो दो प्रमुख अधिकारी थे, एक का नाम था दीवान ए रियासत, जो कि पूरे बाजार का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, और दूसरा पॉइंट है जो अधिकारी था उसका नाम है शहना ए मंडी, जिसे ही मंडी इंस्पेक्टर कहते हैं। अभी लास्ट ईयर एक एग्जाम हुआ था मंडी इंस्पेक्टर का, वो यही है। सोचिए उस काल में भी मंडी इंस्पेक्टर होता था, सामान्य तौर पर लोग गल्ला इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये बाजार का निरीक्षक होता था, इसकी देख रेख में पूरी बाजार व्यवस्था चलती थी। लेकिन संपूर्ण बाजार का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसे दीवान ए रियासत कहा जाता था। ये कुछ तथ्य हैं। और हाँ, इसके साथ इसने जो है बाजारों को वर्गीकृत भी किया था। तो जरा उसको देखते हैं, बाजारों को वर्गीकृत कैसे किया था। इसने जो है प्रमुख रूप से 4 तरह के बाजार बनाए थे। तो जरा उन बाजारों के नाम देख लेते हैं। कई बार पूछा जाता है कि बाजारों का वर्गीकृत किसने किया था। तो प्रमुख रूप से 4 प्रकार के बाजार वर्गीकृत किए थे, जिसमें केवल उनके नाम सुन लेने हैं बस। पहला एक गल्ला बाजार,
सामान्य तौर पर ये अनाजों की मंडी होती थी। दूसरा सराय अदल, ये थोड़ा सा टिपिकल नाम है। ये सराय अदल क्या होता था, जब एक राज्य क्षेत्र से किसी दूसरे राज्य क्षेत्र के बीच में ट्रेड होता था। आज के दौर में जैसे कहा जाए एक देश से किसी दूसरे देश में आयात या निर्यात किया जाए, तो इसको उस जमाने में सराय अदल कहा जाता था। जब किसी एक क्षेत्र से, एक साम्राज्य से किसी दूसरे साम्राज्य के बीच में ट्रेड होता था, व्यापार होता था, या इसको कह दे सकते हैं विदेश व्यापार। तीसरा है मवेशी बाजार। उस जमाने में जानवरों की खरीद फरोख्त बहुत ज्यादा मात्रा में होती थी, क्योंकि अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ होते थे वे मवेशी ही होते थे। तो चाहे युद्ध लड़ना हो, चाहे कृषि कार्य हो, चाहे दुग्ध उत्पादन हो, या मांस के भक्षण के लिए भी मवेशियों का क्रय विक्रय होता था। तो इनकी एक अलग से बाजार होती थी। तीसरा, चौथा है और अंतिम सामान्य बाजार। सामान्य बाजार, इसके अंतर्गत सभी समस्त प्रकार के बाजार शामिल होते थे। ये तीनों तो मुख्य रूप से पृथक होते थे, और इसमें बाकी बची हुई चीज, सामान्य बाजार है, सब्जी मार्केट लग रही है, मिठाई वितरण हो रहा है, कपड़ों की दुकानें, अन्य समस्त प्रकार के जो वस्तुएं थी वो सामान्य बाजार के अंतर्गत आती थी। इसके बाद हम चर्चा करते हैं भू राजस्व सुधार पर। राजस्व एवं भूमि सुधार। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने भू राजस्व एवं कर के सुदृढ़ीकरण पे विशेष ध्यान दिया था। क्यों? इसका सीधा सा कारण है क्योंकि इसने एक स्थायी सेना रखी थी, और सेना को वेतन के रूप में कुछ ना कुछ मुद्रा देनी होती थी। इसलिए वेतन देने हेतु जितना ज्यादा राजस्व एकत्र होगा और कर एकत्र होगा, उसी के कारण जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी। तो ये पूरा क्रम है। यहीं से आप समझ सकते हैं, अगर कभी भी प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने या किस राजा ने सबसे पहले भू राजस्व व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। या सबसे पहले कर व्यवस्था को किसने सुसंगठित किया था या सुनियोजित किया था या व्यवस्थित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो भू राजस्व एवं राजस्व सुधार में इसने कई चीजें की थी। उस पर देखते हैं कि सबसे पहले इसने एक वित्त विभाग, जिसको दीवान ए विजारत कहा जाता था, कर व्यवस्था या भू राजस्व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसने दीवान ए विजारत नामक एक वित्त विभाग की स्थापना की थी। ये कभी नहीं पूछा जाएगा, इस नाम से आएगा कि दीवान ए विजारत है, वित्त विभाग है, बाजार है, या सैन्य विभाग है, कुछ भी है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अपर लेवल की परीक्षाओं में आता है। दूसरा, कर प्रणाली को व्यवस्थित या कर प्रणाली व्यवस्था हेतु इसने दीवान ए मुस्तखराज नामक एक विभाग की स्थापना की थी। ये कई बार पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। दीवान ए मुस्तखराज एक कर प्रणाली वाला विभाग था। सबसे प्रमुख चीज ये है, अभी तक दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो भी लगान प्राप्त होता था या भूमि से, अनाज से जो भी राशि प्राप्त होती थी, वो सामान्य तौर पर एक बटाई पद्धति आजकल भी चलती है कि बटाई के आधार पर जो भी अनाज कर के रूप में एकत्र किया जाता था, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी त्रुटिपूर्ण होती थी। तो इस व्यवस्था को और अच्छा करने के लिए इसने दिल्ली सल्तनत एक नई पद्धति आई थी, मसाहत पद्धति। कई बार पूछा जाता है कि मसाहत पद्धति की शुरुआत किसने की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। मसाहत पद्धति का संबंध है तो लगान वसूलने से या कर के रूप में अनाज एकत्र करने से मसाहत पद्धति का संबंध है। तो बटाई पद्धति के स्थान पर दिल्ली सल्तनत में एक नवीन पद्धति जिसका नाम था मसाहत पद्धति की शुरुआत की थी। अब बात आती कि मसाहत पद्धति है क्या, तो ये एक कर प्राप्त करने की पद्धति थी। ये कैसे कार्य करती थी, किस प्रकार इसे वसूला जाता था? तो मसाहत पद्धति के तहत भूमि की पैमाइश की जाती थी। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे आपका जो भूमि का टुकड़ा है, मान लीजिए वो इतना बड़ा है, ये आपका भूमि का टुकड़ा है। तो इसमें होता क्या था, इसके चारों तरफ इसकी लंबाई और चौड़ाई नाप ली जाती थी। अब इसका 50% या जितना भी हो, 50%, 40% या एक चौथाई, तो इसका अगर 50% लगान चाहिए
तो इसका आधा भाग ये हो जाता था, इसका आधा भाग राज्य सरकार या साम्राज्य कर के रूप में ले लेता था, बाकी किसानों का होता था। तो इस प्रकार की जो पद्धति थी इसे ही मसाहत पद्धति बोलते हैं। ये अभी तक जितनी भी पद्धतियां थी उनमें से सबसे सटीक और कम त्रुटिपूर्ण पद्धति थी। इससे दोनों पक्ष ही सहमत रहते थे, इसमें किसी का विशेष नुकसान नहीं होता था। तो ये मसाहत पद्धति की शुरुआत जो कि भूमि की पैमाइश पर आधारित थी, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में आई थी। अगला तथ्य, इसके समय में जो दोआब का क्षेत्र है, दोआब का क्षेत्र समझिए, दो आब मतलब दो नदियों के बीच का जो भाग होता है उसे ही दोआब कहते हैं, सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। तो इसने क्या किया था कि इसके जो कुछ क्षेत्र थे वहां पे जो कर वसूलने की दर थी वो सबसे ज्यादा है। एक बार ये प्रश्न आया है पेपर में कि निम्न में से किस शासक के काल में कर वसूलने की दर सर्वाधिक थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के। आगे मोहम्मद बिन तुगलक भी आएंगे, उसके समय में भी था। तो दो शासक थे, मोहम्मद बिन तुगलक, वो आगे पढ़ाएंगे, और प्लस अभी अलाउद्दीन खिलजी। इन दोनों के समय में जो कर प्राप्त करने की दर थी वो सर्वाधिक थी, 50%। 50% अनाज कर के रूप में ले लिया जाता था, बाकी कृषकों के लिए रहता था। दूसरा, इसने दो विशेष प्रकार के कर मतलब नए कर शुरू किए थे राजस्व ज्यादा से ज्यादा एकत्र करने के लिए। तो वो दोनों कर के हैं, जरा उसमें देखते हैं। इसने दो विशेष कर शुरू किए थे, कौन से थे? पहला था गढ़ी कर, गढ़ी कर है हाउस टैक्स, और दूसरा है चरी कर, ये जानवरों, जिनके जानवर होते थे चारागाह के लिए, उनसे वसूला जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, साम्राज्य की आय बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य की आय बढ़ाने के लिए दोआब के क्षेत्र तक, दोआब के क्षेत्र तक खालिसा भूमि का विस्तार किया। यहां पे एक शब्द आया है खालिसा भूमि, अभी इसको केवल सुन लीजिए, इसकी चर्चा तुगलक काल में कर देंगे क्योंकि वहां पे भी रिपीट होगा। तो खालिसा भूमि, इकता भूमि, इस प्रकार के कई चीजें आएंगी, तो इकट्ठे वहीं पे इसकी चर्चा कर ली जाएगी। तो अभी केवल आप इतना ध्यान रखिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने खालिसा भूमि क्षेत्र का विस्तार किया था दोआब के क्षेत्र तक, जिससे कि साम्राज्य के हिस्से में ज्यादा से ज्यादा कर आ सके, जिससे कि अपनी शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सके। अब इसके बाद बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने किन किन क्षेत्रों में युद्ध अभियान किए थे, उस पर चर्चा करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए कुछ प्रमुख सैन्य अभियान जिससे कि उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, तो इसके सैन्य अभियानों को प्रमुख रूप से दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक उत्तरी भारत का सैन्य अभियान और दक्षिण भारत का सैन्य अभियान। तो जरा इसके बारे में कुछ देखते हैं कि सबसे पहले तो प्रमुख चीज एक बार आपको बता भी चुके हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। कई बार सिकंदर द्वितीय या सिकंदर रुखसानी या इंग्लिश में लिख के आ जाता है अलेक्जेंडर सेकंड, यानी अलेक्जेंडर द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। अब बात करते हैं इसके कुछ अभियान की। इसका जो पहला अभियान था वो 1296 ईस्वी में देवगिरी के अभियान के दौरान हुआ था। अब जरा थोड़ा सा इसको देखते हैं कि जिस समय 1296 में इसने देवगिरी का अभियान किया था उस समय ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान नहीं था। 1296 में देवगिरी के अभियान के समय दिल्ली सल्तनत का राजा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हुआ करता था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत की सेना का प्रधान सेनापति था। ये पहले भी चर्चा हो चुकी थी, लेकिन एक बार इसकी पूरी चर्चा करते हैं, इसलिए यहाँ पे पॉइंट डाला है। उसी के साथ दूसरा पॉइंट ये है कि दक्षिण भारत का अभियान करने वाला पहला सेनापति यही था। आगे चल के शासक बनता है तो फिर ये एक बार करेगा, तो इसलिए दक्षिण भारत का अभियान करने वाला पहला सेनापति या शासक अलाउद्दीन खिलजी ही था। इस तथ्य को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक नोट पॉइंट है
कई बार ये प्रश्न जो दक्षिण भारत का है हल्का सा घुमा के दे देते हैं कि निम्न में से कौन सा शासक था जिसने विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार किया था। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि विंध्याचल पर्वत श्रेणी को जैसे ही आप पार करते हैं तो वो उसी को दक्षिण भारत कहा जाने लगता है। तो यानी कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसका एक अन्य अभियान। इस दौरान ये सुल्तान बन चुका है 1296 के अंतिम दौर में। तो बात करते हैं 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात क्षेत्र का अभियान किया था। और खास बात यह है कि जब इसने गुजरात क्षेत्र का अभियान किया था, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा मलिक कफूर, जो कि इसका एक प्रिय दास हुआ करता था। तो इसी अभियान के दौरान इसने मलिक कफूर को खरीदा था और 1000 दिनार रुपए देकर इसे खरीदा था। इसलिए कई कई बार इतिहास में ये प्रश्न आया भी है और पूछा भी जाता है कि 1000 दिनारी के रूप में किसे जाना जाता है। तो 1000 दिनारी के रूप में मलिक कफूर को ही जाना जाता है। गुजरात अभियान के दौरान मलिक कफूर को इसने खरीदा था, ये एक प्रमुख तथ्य था। दूसरा पॉइंट है कि 1301 ईस्वी में इसने रणथंभौर का अभियान किया था। इसके अतिरिक्त एक दो अभियान और है, उनको जरा देख लेते हैं। एक है 1303 में सबसे प्रमुख, लगभग सबने सुन रखा है, चित्तौड़ या मेवाड़ का अभियान। आपने मूवी देखी होगी पद्मावत, उसमें इसी की घटना दिखाई गई है। इस समय चित्तौड़ के राजा थे रतन रावल और रानी सब लोग जानते हैं पद्मिनी। कई कई जगह पद्मावती भी लिख के आता है। तो 1303 में चित्तौड़ का अभियान किया था। इस युद्ध इसको भी अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था और जीतने के पश्चात चित्तौड़ का जो नाम था, इसका नामकरण अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र के नाम से, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कई बार प्रश्न आता है कि खिजराबाद के नाम से किसे जाना जाता था, तो चित्तौड़ को। जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात खिजराबाद या चित्तौड़ पुनः अपने स्वरूप में स्वतंत्र होकर आ जाता है। अगला अभियान है 1304। 1304 में जालौर का अभियान हुआ था। उत्तर भारतीय क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया ये अंतिम अभियान था। इसके बाद बात करते हैं दक्षिण भारत के अभियान की। दक्षिण भारत का अभियान, अभी तक हमने उत्तर भारत के अभियान की चर्चा की थी, अब देखते हैं दक्षिण भारत का अभियान। पहले ही बताया था कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने दक्षिण के क्षेत्रों को जीता था। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार करने वाला पहला शासक था। अच्छा, कई बार प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा पहला तुर्की सुल्तान था। तुर्की सुल्तान जिसने दक्षिण के क्षेत्रों को जीता था वो भी यही है। दिल्ली सल्तनत के अभी तक जितनी बात हो रही है ये सभी तुर्की मूल के सुल्तान हैं। अब थोड़ा सा इसके अन्य तथ्यों को देखते हैं। दक्षिण के क्षेत्रों का अभियान करने का इसका प्रमुख उद्देश्य था कि वहां से विशाल मात्रा में धन संपदा को जीत कर लाना और अपने साम्राज्य की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको और मजबूत करना। सिर्फ यही प्रमुख उद्देश्य था, धन संपदा को लूटना। अच्छा, जब ये राजाओं को वहां जीत लेता था, उन क्षेत्रों को जीत लेता था, तब उनका करता क्या था, तो वहां पर उन्हीं के राज परिवार के किसी एक वारिस को वहां का पुनः राजा बना देता था, जिससे वो उसके कृपा पात्र हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इसने परोक्ष रूप से शासन किया था, कि वहां के क्षेत्रों को परोक्ष रूप से अपने अधीन कर लिया था। अपना किसी भी राजा को उसने अपनी वहां गद्दी पर नहीं बैठाया था बिल्कुल भी। तो
तो दूसरा एक चर्चा करते हैं कि जब इसने दक्षिण का अभियान किया तो प्रमुख रूप से किसके नेतृत्व में किया था। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, दक्षिण के जितने भी अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे उन सभी का नेतृत्व मलिक कफूर ने ही किया था। इसका काफी अच्छा सेनापति था। तो अब बात करते हैं 1307 में पुनः देवगिरी का अभियान होता है, लेकिन इस समय इसका नेतृत्व मलिक कफूर के हाथों होता है और दिल्ली का सुल्तान इस समय अलाउद्दीन खिलजी है। इसके पहले यही देवगिरी का अभियान जो है 1296 के दौर में हुआ था। तो वहीं पर इसीलिए लिखा था शासक या सुल्तान। तो इस समय 1307 में देवगिरी का अभियान मलिक कफूर के नेतृत्व में होता है और दिल्ली सल्तनत का राजा अलाउद्दीन खिलजी है। 1309 में तेलंगाना, इसी की राजधानी है वारंगल। ये सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है। तेलंगाना या वारंगल का अभियान किया था। यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था प्रताप रुद्र देव। एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, जब यहाँ का अभियान मलिक कफूर कर रहा था जो कि सेनापति था, तो यहाँ के जो राजा थे प्रताप रुद्र देव, उन्होंने ही मलिक कफूर को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। इस तथ्य को बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि कोहिनूर हीरा जब तक ब्रिटेन की जो महारानी है उनके राजमुकुट तक नहीं पहुंचेगा, अभी इसका जिक्र बार बार आता जाएगा। तो कोहिनूर हीरा की चर्चा फिर आगे कभी करेंगे जब पंजाब राज्य पढ़ाएंगे, लेकिन अभी इस तथ्य को ध्यान रख लीजिए कि 1309 में जब तेलंगाना का अभियान मलिक कफूर कर रहा होता है, तो वहां के जो राजा थे प्रताप रुद्र देव, उन्होंने इससे संधि की और संधि के फलस्वरूप मलिक कफूर को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। फिर इसी मलिक कफूर ने उस कोहिनूर हीरा को अपने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली में भेज दिया था। थोड़ी सी चर्चा फिलहाल यहाँ पे कर लेते। कोहिनूर हीरा ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। इस चीज को फिलहाल अभी ध्यान रखिएगा, बाकी कोहिनूर हीरा की चर्चा आगे करेंगे। अब बात करते हैं 1311 में द्वार समुद्र, एक क्षेत्र था द्वार समुद्र, यहाँ का अभियान करता है। ज्यादातर ये तो नहीं पूछता है, सिर्फ राजधानी पूछी जाती है, होयसल किस क्षेत्र की राजधानी थी? तो होयसल द्वार समुद्र की राजधानी थी। इसके अतिरिक्त इसी समय दक्षिण भारत के दो प्रमुख क्षेत्र थे, एक पांड्य राज जिसको मदुरा के नाम से भी जानते हैं, मदुरै, और रामेश्वरम, इसका नाम सबने सुन रखा है। इन दोनों क्षेत्रों को भी मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में इसको विजित कर लेता है। ये कुछ दक्षिण भारत के क्षेत्र थे जिनको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीते गए थे। जीता था लेकिन राजा नहीं बना था। इसीलिए कभी आता है कि किस शासक ने दक्षिण भारत में अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली की शुरुआत की? अलाउद्दीन खिलजी ही था। अपने किसी भी व्यक्ति को यहाँ की राजगद्दी पे नहीं बैठाया और ना ही इन क्षेत्रों को दिल्ली सल्तनत के अधीन मिलाया था। ये बेसिक सा अंतर है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर इन क्षेत्रों को कोई राजा आएगा जो इनको जीतेगा भी और अपने ही यहाँ का कोई राजा बैठाएगा और साथ ही साथ उसको अपनी सल्तनत में इसको शामिल भी कर लेता है। तो इसलिए प्रश्न बदल जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ तक सिर्फ इतना ही है कि दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने इन क्षेत्रों को जीता और यहाँ पे अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था की शुरुआत की थी। इनको अपने साम्राज्य के अधीन मिलाया बिल्कुल नहीं था। अब देखते हैं आगे खिलजी राजवंश में अलाउद्दीन खिलजी के काल में दरबारी कवि क्या ऐतिहासिक क्या साहित्यिक विकास हुआ था, इसकी चर्चा करते हैं। बात करते हैं सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उपलब्धियां के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी के काल के समय में कौन दरबारी कवि था। तो इसके विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं, बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। तो आपने अमीर खुसरो का नाम सुना होगा। तो अमीर खुसरो सबसे पहले अगर किसी के दरबार में दरबारी साहित्य या दरबारी कवि के रूप में अगर आसीन हुआ था या दरबारी प्रश्रय मिला था तो वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ही मिला था। तो इसके अतिरिक्त एक लोग थे जिनका नाम था अमीर हसन देहलवी। ये भी अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबार में थे और इन्हें भारत का सादी कहा जाता है। अब आप लोग का एक काम है कि आप लोग कहीं से भी पता करके बताइए कि सादी कौन थे जिससे इनकी उपमा की जाती है। तो जरा एक बार इसको लाइन पढ़ लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो दरबारी कवि के रूप में आसीन होते हैं। बाकी अमीर खुसरो के रूप में ये अपने आप में एक टॉपिक है, इनके बीच इनका अलग से एक विस्तृत अध्ययन अभी कराया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल आप इतना देखिए
ये बलबन के काल से हैं, बलबन के समय से हैं और अभी ये तुगलक वंश तक जाएंगे। एकमात्र दरबारी कवि था जिसने बहुत सारे राजाओं के दरबार में प्रश्रय प्राप्त किया था। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है निम्न में से कौन सा दरबारी कवि था जिसने सबसे अधिक राजवंश में दरबारी प्रश्रय प्राप्त किया था, तो वो अमीर खुसरो थे। दूसरा पॉइंट, इसके समय एक प्रसिद्ध दरबारी अमीर हसन देहलवी थे जिनको की भारत का सादी भी कहा जाता है। ये कुछ दो प्रमुख तथ्य थे, इनको देखते हैं। इसके बाद देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या स्थापत्य कार्य कराए थे और उसकी मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात, तथा एक अन्य राजा थे। जल्दी से ये खत्म करते हैं। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के काल के समय में कुछ स्थापत्य कार्य किए गए थे, तो देखते हैं। इसके समय में बहुत ज्यादा तो स्थापत्य कार्य नहीं हुए थे, फिर भी कुछ स्थापत्य कार्य हुए, तो उसकी चर्चा करते हैं। पहला तो पॉइंट ये है कि इसने दिल्ली के समीप एक सीरी नगर बसाया था। ये दिल्ली को राजधानी हटाकर सीरी को अपनी राजधानी बनाना चाहता था। ये दिल्ली के समीप में ही एक शहर है, तो सीरी नगर बसाया था। किसने बसाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी सीरी नगर में इसने सीरी के किले का निर्माण कराया था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सीरी के किले का निर्माण किस शासक ने कराया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अगला तथ्य है कि सीरी के किले के अंदर ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 खंभों वाले एक किले का निर्माण कराया था। कई बार यह प्रश्न आता है 1000 खंभों वाला किला किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नहीं तो इसी किले को 1000 सितन, सितन लिखा हुआ है, सितन, सितन का मतलब है खंभे, तो मतलब 1000 खंभों वाला किला। या एक नाम और लिख के आता है 1000 सितून का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही निर्माण कराया था। इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा, ये निर्माण जो है सीरी के किले के भीतर ही किया गया था। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य इंपॉर्टेंट है, ये सब लोग जानते होंगे कि 1311 में एक मस्जिद थी जिसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इस मस्जिद का घेराव करके उसके एक गेट का निर्माण कराया गया था। मतलब ये मस्जिद कहीं रही होगी ऐसे, तो इस मस्जिद का जो है प्रांगण बनवाया गया और इस प्रांगण का एक गेट का निर्माण कराया गया था। तो इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार था वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। इस मुख्य प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा के नाम से जानते हैं, या इसको दूसरा नाम कुश्त ए शीरी के नाम से जाना जाता है। तो अगर कभी प्रश्न आता है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखिए कि ये जो अलाई दरवाजा था, ये है दिल्ली सल्तनत में पहली बार संगमरमर से निर्मित कोई इमारत थी। तो अगर कहीं बहुत अच्छी परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि संगमरमर के निर्माण का सबसे पहला ज्ञात स्रोत दिल्ली सल्तनत के अंदर कहां प्राप्त होता है, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के दौरान अलाई दरवाजा के निर्माण के समय था। इस तथ्य को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा बार यही पूछा गया है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था, तथा ये कई बार आता है कि अलाई दरवाजा किस मस्जिद के प्रांगण में स्थित है, तो कुव्वत उल इस्लाम इसी का मुख्य प्रवेश द्वार है। अगला तथ्य देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी कुछ निर्माण कार्य कराए थे, बहुत ज्यादा नहीं थे। इसके अलावा कुछ और भी आते हैं। हौज ए खास, हौज ए अलाई, हौज ए अलाई एक तालाब था जो कि श्रीनगर के अंदर ही था। ये कुछ हल्के फुल्के तथ्य हैं, ज्यादा परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं। तो इन सबका भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही कराया था। अब बात करते हैं अगला, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में इसे एक घातक बीमारी हो जाती है, जलोदर। कुछ लोगों ने कहा कि इसे लीवर का इंफेक्शन था, लेकिन अभी तक जो प्रमाणिक रूप से माना जाता है इसे जलोदर नामक एक बीमारी हो गई थी, जिसके कारण 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो बात आती है कि इसका मकबरा कहां स्थित है, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो मकबरा है वो जामा मस्जिद के समीप, इसका मकबरा जामा मस्जिद के समीप नई दिल्ली या दिल्ली में ही स्थित है। ये तो बात रही स्थापत्य कार्य के बारे में। यहाँ पे लगभग अलाउद्दीन खिलजी कहाँ से उदय हुआ, पहले वो सेनापति था, फिर उसका उदय कैसे हुआ, उसके अभियान कहाँ कहाँ के थे, उत्तर का अभियान, दक्षिण का अभियान, उसने क्या सैन्य सुधार किए, क्या आर्थिक सुधार किए, क्या भू राजस्व सुधार किए, उसके पश्चात इसके दरबारी कवि कौन थे, फिर बात किया है स्थापत्यकार। एक एक तथ्य पूरे कंप्लीट करा दिए गए हैं, शायद ही कोई बिंदु ऐसा बचा हो जो शायद ना कराया हो। तो आप इसको पूरा पढ़िए, नोट्स तैयार करिए। अगर कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए। अब बात करते हैं
कि इसकी मृत्यु के पश्चात खिलजी राजवंश का अगला शासक कौन बनता है। तो वो थोड़ा सा 2 मिनट का काम है, उसको देखते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का अगला सुल्तान या राजा कौन बनता है। तो एक ये तथ्य देखिएगा, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। जब 1316 में बीमारी के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पश्चात लगभग शासन का जो सर्वे सर्वा था वो इसका प्रिय सेनापति मलिक कफूर, जो कि इसका एक दास भी था और सेना का नेतृत्व भी वही कर रहा था, तो उसने अपने प्रभाव या अपने सत्ता बल के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के अत्यंत अल्पवयस्क पुत्र, जिसका नाम था शिहाबुद्दीन उमर, इसको दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पे बैठाया और स्वयं को इसका संरक्षक नियुक्त कर दिया। लेकिन धीरे धीरे मलिक कफूर के अंदर स्वयं राज करने की लालसा जग रही थी, तो फाइनली कुछ माह पश्चात इसको कारागार में डलवा देता है और स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था में आता है। लेकिन मलिक कफूर भी ये काम ज्यादा दिन तक नहीं कर पाते हैं, तो शिहाबुद्दीन की भी मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का अगला राजा बनता है मुबारक शाह खिलजी। इनका कार्यकाल 1316 से 1320 ईस्वी तक है। तो इनके बारे में बहुत ज्यादा तथ्य नहीं, केवल 2-3 बातें उसको ध्यान से देख लेते हैं कि एक तो दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान थे जिन्होंने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर लिया था। आपने इल्तुतमिश के दौर में एक चीज देखा होगा कि इल्तुतमिश ने जो है खलीफा से स्वीकृत पत्र प्राप्त किया था। तो खलीफा कौन होता है उस समय भी चर्चा की थी, शायद लेक्चर 3 या 4 था, आप लोग देख लीजिएगा जिसको ना पता हो। तो खलीफा इस्लाम धर्म का सर्वोच्च धर्म गुरु होता है। जैसे आपने सुना होगा ईसाइयों में पोप होते हैं, वैसे इस्लाम में ये पद जो कोई धारण करता है उसे खलीफा कहा जाता है, सबसे बड़ा धार्मिक गुरु जो होता है। तो इसने क्या किया, इसने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर लिया। ये प्रश्न एक बार पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, तो मुबारक शाह खिलजी थे। ये थोड़ा अगला पॉइंट देखते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है तो उसके पश्चात कई सारे साम्राज्य इसके पास से छूट जाते हैं, यानी वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। तो इसी कड़ी में देवगिरी जो राज्य था, इसके अतिरिक्त अन्य भी हुए थे, देवगिरी ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो इसने देवगिरी के खिलाफ युद्ध किया और पुनः उसको जीता। लेकिन अब एक बात आ जाती है, जीतने के पश्चात अब देवगिरी में ये अपने किसी एक सूबेदार को नियुक्त करता है, अर्थात वहां पे प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था की शुरुआत कर देता है। अभी तक इसके पहले ही बताया है कि अभी तक दक्षिण के राज्यों पे या दक्षिण के क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था चल रही थी, लेकिन जब देवगिरी को मुबारक शाह खिलजी पुनः जीतता है तो अपने किसी व्यक्ति को वहां का सूबेदार या शासन प्रमुख नियुक्त करता है। इट मीन्स कि प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था दक्षिण के क्षेत्रों में इसने सबसे पहले कर दी थी। और प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था का सीधा मतलब है कि देवगिरी साम्राज्य को सीधे सीधे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शामिल कर लिया था। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि देवगिरी को किसने दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले शामिल किया था, तो मुबारक शाह खिलजी में। अब जरा 2 मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा। सामान्य तौर पे यही कहा जाता है कि खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था वो मुबारक शाह खिलजी है, और ये सही भी है क्योंकि ये उन्हीं की वंशावली से आते हैं। लेकिन 1320 में अंतिम के लगभग 4 या 5 महीने जब इनकी मृत्यु हो जाती है या ये राजगद्दी से हटा दिए जाते हैं, तो एक व्यक्ति और था जिसने खिलजी वंश को रिप्रेजेंट किया था, कुछ महीने के लिए सुल्तान बना था। तो आप एक नाम सुनेंगे, जरा इसको मिटाते हैं। एक नाम है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह, इसको ध्यान रखिएगा। नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो थे, ये इसके समय नायब के पद पे थे, या ऐसे भी कह सकते हैं इसकी समय जो सेना थी उसके प्रधान सेनापति थे ये। लेकिन समय के साथ इन्होंने इसको अपदस्थ कर दिया और स्वयं
खिलजी वंश की राजगद्दी पे आसीन हो जाते हैं। तो अगर कभी ऑप्शन में रहे कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन है, इनका नाम ऑप्शन में रहे तब तो ये है, अगर इनका नाम नहीं है तो हमेशा मुबारक शाह खिलजी को ही सही माना जाता है। अब इनमें और इनमें अंतर क्या है, ये खिलजी राजवंश के ही थे, उन्हीं के वंश से आते थे, लेकिन नासिरुद्दीन खुसरो जो थे ये पहले हिंदू हुआ करते थे, बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, इनका ये नाम पड़ा था और इनके यहाँ पे सेवा में थे। तो ये खिलजी वंश के नहीं थे, या मतलब उनके राजघराने में इनका जन्म नहीं हुआ था, बस इतना सा डिफरेंस है। लेकिन अंत के 3-4 माह ये खिलजी वंश के शासक बने थे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये रहा पूरा खिलजी वंश, पूरा शुरू से लेके आखिरी तक पूरा कंप्लीट कर दिया गया, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचा है। बस आप लोग से यही है कि आप इसको पूरा नोट्स तैयार करिए, पढ़िए, और हमारे वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी समस्या है, आप सीधे उसको कमेंट के माध्यम से लिखिए, आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा। और उम्मीद करते हैं इतना आराम से पढ़ाया, शायद ही कोई समस्या हो। इसके बाद देखते हैं कि जब खिलजी वंश का समापन होता है तो खिलजी वंश के बाद आता कौन है, तुगलक वंश। उसके बारे में अगली चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। और इसके साथ पूरा जितना भी अध्ययन था आप इसको पूरा चेक करिए, देखिए, अगर कहीं कोई समस्या तो एक बार फिर कह रहा, आप कमेंट के माध्यम से अपने सवाल पूछिए, आपको पूरे जवाब दिए जाएंगे। धन्यवाद।